13 नवंबर 1946 को न्यूयॉर्क के एक साइंटिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर, जो एक अमेरिकन केमिस्ट और मीटेरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। एरोप्लेन की मदद से डॉक्टर शेफर ने लगभग 1.5 किलो ड्राई आइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है, उसे ग्रेलॉक माउंटेन के ऊपर बादलों में फैला दिया। ड्राइड आइस के गिरते ही बस कुछ ही मिनटों में उन ठंडे बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे, जो नीचे आते आते हवा की गर्मी से पिघलकर बारिश में बदल गए। और यहीं से साइंटिफिक वेदर मॉडिफिकेशन की शुरुआत होती है, जहां इंसान ने पहली बार मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी में से एक है, यानी ये डिस्कवरी बाई चांस हुई थी। इस तरह की डिस्कवरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर की गई पेनिसिलिन वैक्सीन थी। इस वैक्सीन के बारे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्लाउड सीडिंग की डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल 1946 में डॉक्टर शेफर और उनके मेंटर आर्विंग लैंगम्योर न्यूयॉर्क के जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ठंडे बादलों में बर्फ कैसे बनती है। एक दिन डॉक्टर शेफर लेबोरेटरी में एक फ्रीजर चैम्बर का टेम्परेचर और कम करना चाहते थे, लेकिन वो पर्याप्त ठंडा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने क्यूरियोसिटी या फिर कह लो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा उसमें ड्राई आइस डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने ड्राई आइस को चैम्बर में डाला, उन्होंने तुरंत ही हवा में आइस क्रिस्टल बनते देखा। यानी ड्राई आइस ने टेम्परेचर इतना कम कर दिया था कि हवा में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही आइस क्रिस्टल में बदल गए। तब उन्हें लगा कि क्यों ना इसे हम क्लाउड्स में ट्राई करें, जिससे हम स्नोफॉल या बारिश भी करा सकते हैं। और यही एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन क्लाउड सीडिंग की फाउंडेशन बनी, जहां साइंटिस्ट ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड को बादलों में डालकर आर्टिफिशियल रेन, स्नो, फॉग डिस्पर्सल या ड्रॉट कंट्रोल के लिए मौसम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट टेक्निक नहीं है। ये तभी काम करती है जब हवा में थोड़ी नमी हो और आसमान में सही टाइप के बादल मौजूद हों। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया आर्टिफिशियल रेन ट्रायल जो असफल रहा, वो किसी खेती या सूखा राहत के लिए नहीं था, बल्कि ये एक बेहद ज़रूरी कोशिश थी कि दिल्ली शहर की हवा को सांस लेने लायक बनाया जा सके, वहाँ से जहरीले स्मॉग को कम किया जा सके, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है, जहाँ 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का दम घुट रहा है। At such a time, residents are using the only immediate solution they have. They're turning to air purifiers for relief when they're indoors. But the situation in the capital seems to be so drastic that even these devices are struggling to provide protection. For the last few days, netizens have been sharing pictures and clips of how even their purifiers are clogged with layers of brown and black dust within just days or weeks of use. In some cases, the purifiers are so dirty and blocked that they are almost impossible to clean. And if this is what the condition of air purifiers is, then you can imagine the impact on the lungs of those breathing this air 24/7. इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे। उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। इस बात का तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इंसान को सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि अब सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज दिल्ली और भारत के कई हिस्से की हालत देखकर लगता है कि भगवान ने अगर नाक और फेफड़े दिए हैं तो कम से कम शुद्ध हवा भी दे देते, वरना ये फेफड़े तो अब बस बीमारियां देने के काम आ रहे हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो ये बताता है कि हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है और सांस लेने के लिए हवा कितनी सुरक्षित है। इसकी सेफ और अनसेफ लिमिट को अलग अलग कलर से बताया जाता है। जैसे यदि AQI 0 से 50 के बीच है तो हवा अच्छी मानी जाती है, 50 से 100 के बीच है तो सेटिस्फैक्ट्री, यानी हवा ना तो बहुत अच्छी और ना ही बहुत खराब है। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हवा सांस लेने लायक नहीं रहती।
क्योंकि इसमें कई तरह के हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स मिल चुके होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर हार्ट, लंग्स और ब्रेन तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य मेडिकल संस्थाएं ऐसी कंडीशन को हेल्थ इमरजेंसी कंसीडर करती हैं। दरअसल एयर पोल्यूशन में कई तरह के पॉल्यूटेंट्स जैसे PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 को माना जाता है, क्योंकि इस पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत ही छोटा होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कैन पेनिट्रेट थ्रू द लंग्स and further enter the body through the bloodstream, affecting all major organs. ये लंग्स के डीपेस्ट टिश्यू तक पहुंचकर परमानेंट डैमेज करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का रिस्क भी कई गुना बढ़ा देता है। WHO बताता है कि हर देश अपनी 24 घंटे और एनुअल PM2.5 की सेफ लिमिट तय करते हैं। इसी तरह भारत में PM2.5 की 24 आवर लिमिट 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और एनुअल लिमिट 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रखी गई है। लेकिन आपको ये नंबर शायद परेशान कर सकते हैं कि दिल्ली में ये लेवल 24 घंटे में 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पार कर चुका है, यानी सेफ लिमिट से लगभग 20 गुना ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हेल्थ कितने खतरे में है। और ये सिर्फ एक डेटा नहीं बल्कि हमारे लंग्स और हेल्थ का फ्यूचर है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में दुनिया भर में लगभग 80 लाख एडल्ट्स की मौत का कारण एयर पोल्यूशन को बताया गया, जिनमें से करीब 50 लाख मौतें सिर्फ PM2.5 के एक्सपोजर की वजह से हुई, जो कई तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, रिस्पिरेटरी इलनेस, डायबिटीज, लंग कैंसर और डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार बताया जा रहे हैं। हालांकि एयर पोल्यूशन सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लगभग 7 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, उनकी मौत एयर पोल्यूशन की वजह से हुई। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस पोल्यूशन से सांस्कृतिक धरोहरें भी प्रभावित हो रही हैं। हेरिटेज साइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक रेड फोर्ट, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसकी दीवारों पर फाइन पार्टिकुलेट मैटर के जमने से उसका रंग काला पड़ रहा है। तो जब ये पॉल्यूटेंट्स पत्थर, चूना, मार्बल्स, सैंडस्टोन जैसे मजबूत मटेरियल तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इंसानी शरीर पर इसका कितना गहरा असर होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर दिल्ली ही क्यों दिल्ली की हवा इतनी खराब है। दरअसल दिल्ली की हवा कई सोर्सेस से प्रभावित होती है, जैसे गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का एमिशन, पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट और फेस्टिव सीजन में पटाखे भी इस पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही इसका जियोग्राफिकल लोकेशन भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिल्ली में सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन एक लिड की तरह ऊपर की हवा को बंद कर देता है और इसी के साथ नीचे अर्बन हीट उस हवा को ज़मीन के पास और मजबूती से फंसा लेती है। इस फंसी हुई हवा का फ्लो नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ वेस्ट में अरावली हिल्स रोक देते हैं, जिससे ये हवा आगे बढ़ ही नहीं पाती। बीच में ईस्ट वेस्ट में फैला इंडो गैंगेटिक प्लेन एक बोल की तरह काम करता है और पॉल्यूटेंट्स को चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है। और जब सर्दियों में यानी अक्टूबर नवंबर में हवा का फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो ये सारी कंडीशंस मिलकर दिल्ली को एक तरह के 6 डायमेंशनल नेचुरल ट्रैप में बदल देती हैं। इससे धुआं और धूल नीचे फंस जाते हैं और पूरा शहर गैस चैम्बर बन जाता है। इस साल की दिवाली में ग्रीन पटाखों को परमिशन मिलने के बाद दिवाली के दूसरे ही दिन दिल्ली की हवा बहुत ही खराब हो गई और पोल्यूशन लेवल 1000 AQI से भी ऊपर पहुंच गया। अब ऐसी हालत देखते हुए दिल्ली सरकार और IIT कानपुर की टीम ने हवा साफ करने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग की मदद लेनी चाहिए।
29 अक्टूबर को एक सेस्ना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी और बुरारी, करोल बाग, मयूर विहार जैसे इलाकों में 8 फ्लेयर्स छोड़े गए ताकि आर्टिफिशियल रेन कराई जा सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया, यानी आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकी। अब सवाल आता है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर बारिश होती कैसे है। दरअसल बादलों के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स लगातार जुड़ते और टकराते हैं, जिससे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ऊपर ठंडी हवा में ये बड़े ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। फिर ये आइस क्रिस्टल्स भी आपस में कोलॉइड होकर इतने भारी हो जाते हैं कि वो गिरने लगते हैं। अब नीचे गिरते वक्त अगर हवा ठंडी है तो ये बर्फ बनकर गिरते हैं, तब हम स्नोफॉल कहते हैं। और अगर ज़मीन के पास की हवा गर्म है तो ये आइस क्रिस्टल्स पिघलकर पानी की बूंदों में गिरते हैं, उसे हम रेन कहते हैं। और यही प्रोसेस बारिश बनाती है। अगर हम आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इसमें हवा में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं, जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं और बादलों में पानी की बूंदें बनने की प्रोसेस को तेज करते हैं। लेकिन इसे सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, जैसे बादलों का सही स्ट्रक्चर, सही टेम्परेचर और सफिशिएंट मॉइस्चर। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो बारिश कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि दिल्ली में हुआ। वहाँ बादलों में पर्याप्त मॉइस्चर नहीं था, इसलिए क्लाउड सीडिंग के बावजूद आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल नहीं हो पाई और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन दिल्ली का ये एक्सपेरिमेंट सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाता है कि हम सस्टेनेबल पॉलिसी रिफॉर्म्स की जगह बार बार टेक फिक्सेस पर क्यों निर्भर हो रहे हैं। क्यों AQI के नंबर्स को बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इन सब का आखिर क्या कारण है, जबकि सरकार को ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल एमिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ पॉलिसीज बनाने से चेंज नहीं आएगा, बल्कि इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म में हवा को साफ और सांस लेने लायक बनाने में मदद करे, ना कि बस कुछ घंटे या शायद कुछ दिन के लिए टेम्परेरी राहत दिलाए। इसके साथ ही इसका कोई एविडेंस नहीं है कि क्लाउड सीडिंग से AQI कितना घट सकता है। IIT कानपुर ने भी ये माना कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक टेम्परेरी उपाय है। फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ इसका लॉन्ग टर्म में इकोलॉजिकल इफेक्ट अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। और यदि हम क्लाउड सीडिंग के ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो कई मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक से पहले क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाए, लेकिन वहीं UAE में इस टेक्निक पर कई सवाल उठे जब 2024 में क्लाउड सीडिंग के बाद दुबई को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। आज दिल्ली की हालत इतनी गंभीर है कि अब शॉर्ट टर्म या आधे अधूरे कदम नहीं, बल्कि इमीडिएट, स्ट्रिक्ट और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार के लिए काम नहीं रुकना चाहिए, जिंदगियाँ भले रुक जाएं। तो ऐसे में हम दिल्ली वाले दिल्ली के जियोग्राफिकल रीजन और सरकार की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हम साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो एटलीस्ट इंडोर एयर को क्लीन कर सकें। तो सबसे पहले हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना होगा। पहला, बाहरी प्रदूषित हवा को अंदर आने से रोकना होगा और दूसरा, अंदर की हवा को एक्टिवली साफ करना होगा। और इन दोनों के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। घर को पूरी तरह से सील करें, खिड़कियां, दरवाजे हमेशा टाइट बंद करें और अगर गैप्स हैं तो वेदर स्ट्रिपिंग टेप लगा दें। इससे AQI को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। HEPA एयर प्यूरीफायर ज़रूर चलाएं। HEPA फिल्टर 0.3 माइक्रॉन जितने छोटे पार्टिकल्स को 99.97% तक रोक सकता है, यानी PM 2.5 माइक्रॉन जितने पार्टिकुलेट मैटर को ये एफिशिएंटली कैप्चर कर सकता है। बेडरूम, लिविंग रूम और हर जगह पे एयर प्यूरीफायर रखें, उसे हमेशा ऑन और हाईएस्ट मोड पर चलाएं। अपने कमरे के हिसाब से CADR कैलकुलेट करें और वही प्यूरीफायर चुनें जिसका CADR आपके रूम के टोटल स्क्वायर फीट के बराबर या उससे ज़्यादा हो। और अगर आप ये फिल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो DIY HEPA फिल्टर घर पर बन सकता है।
इसके लिए कई सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं और सरप्राइजिंगली इस फिल्टर का इफेक्ट कमर्शियल फिल्टर के बराबर ही होता है। इंडोर पोल्यूशन कंट्रोल करें। लैंडसेट प्लानिटरी हेल्थ के अनुसार 2020 में इंडिया में 1.6 मिलियन डेथ्स सिर्फ इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हुई। मतलब इंडोर हवा उतनी ही खतरनाक है जितनी बाहर की। अगरबत्ती, दिया, सेंटेड कैंडल्स पूरी तरह अवॉइड करें। फ्राइंग या तड़का देते समय चिमनी ऑन रखें और रूम को वेंटिलेट करें। घर में डस्ट इकट्ठी ना हो, इसका स्पेशली ध्यान रखें। इसके लिए वेट डस्टिंग यानी पोछा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। साथ ही HEPA फिल्टर वाले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते समय हमेशा N95 मास्क पहने। PM 2.5 को रोकने के लिए N95 मास्क इफेक्टिव है, ना कि सर्जिकल मास्क। आउटडोर AQI 300-400 होने पर बिना मास्क बाहर जाना लंग डैमेज को बढ़ाता है। ऐसे कुछ सिंपल आइडियाज़ और टेक्निक की मदद से कम इंडोर पोल्यूशन को कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली में रहने वाले पीटर सिंह और नीनो कौर का घर है, जहां AQI सिर्फ 10 से 15 रहता है। और ये नतीजा है उनकी सालों की मेहनत, जिससे उन्होंने अपना घर ऐसे डिज़ाइन किया है कि हवा खुद ब खुद साफ होती रहे। साथ ही सरकार को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आइडियाज़ में काम करने की ज़रूरत है। आज भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन सोच के देखिए कि जिस देश में हवा सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं और खाने में मिलावट रोज की ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, वहाँ ये इकोनॉमिकल ग्रोथ किस काम की। ये हवा अब सिर्फ हमारे फेफड़ों को नहीं, हमारे आने वाले कल को भी जहर से भर रही है। और अगर आज भी हम चुप बैठे रहे तो हमारी अगली पीढ़ियों के हिस्से में हवा नहीं, सिर्फ AQI के डरावने नंबर रह जाएंगे। और शायद फ्यूचर में वो ये सवाल भी पूछ लें कि जब हवा जहर बन रही थी तब आप खामोश क्यों थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो दिल्ली पोल्यूशन पर डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं।